हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का 4th चैप्टर, जो कि है संविधान की विशेषता। ठीक है, ये जो हमारा लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है उसका हम लोग 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिटी में। ठीक है, पॉलिटी में 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है संविधान की विशेषता। अगर अभी तक आप इससे पहले की वीडियोज नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं देखे हैं, तो उसे भी जाकर आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का पॉलिटी करके, तो उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। और उस प्लेलिस्ट में आपको ये चौथी वीडियो होगी जो कि है संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो ये हमारा लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से वीडियो सीरीज चल रहा है। चलिए शुरू करेंगे अपने प्रश्न के साथ। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो ये हमारे ही देश का है संविधान, जो है भारत का, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है वह विश्व में सबसे अधिक बड़ा और सर्वाधिक व्यापक संविधान है जो कि लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसा है। नेचर भारतीय संविधान का कैसा है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कठोर, दूसरा है लचीला, तीसरा है न ही कठोर न ही लचीला, और चौथा है अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। तो जो भारतीय संविधान है उसको माना जाता है कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है स्वभाव से। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान है वो कैसा है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है भारतीय संविधान। ठीक है, हमारा संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो ये भारत का जो संविधान है नम्य एवं अनम्य प्रकार का संविधान है। ठीक है, नम्य एवं अनम्य प्रकार का संविधान है, वही लचीला एवं कठोर अंशतः कठोर वाली बात हो गई। तो ये नम्य एवं अनम्य प्रकार का जो है हमारा संविधान है भारत का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में क्या भारत को माना गया है, तो भारत के संविधान में जो है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है, तो भारत के संविधान में जो है भारत को माना गया है कि भारत जो है वह राज्यों का यूनियन है। ठीक है, राज्यों का क्या है, संघ या यूनियन है। ठीक है, तो भारत जो है वह राज्यों का संघ है, राज्यों का यूनियन है। ये बात मानी गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद भी होगा कि हम पढ़ते हैं क्या, भारत राज्यों का संघ है, ये बात हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो है भारत के संविधान में भारत को क्या माना जाता है, तो भारत को माना जाता है कि जो भारत है वह राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है। ठीक है, और ये जो राज्य है ये राज्य स्वतंत्र नहीं है, ये केंद्र के अधीन है। ठीक है, केंद्र इन पर नियंत्रण करता है। तो इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राज्यों का एक यूनियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। पिछली वीडियो में इस पर काफी प्रश्न थे, 2-3 प्रश्न थे, तो अ, अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए आसान होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि जो भारत है, ठीक है, भारत है राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि अपने स्तर पर किसी धर्म की मान्यता नहीं देता है, किसी धर्म को राष्ट्रीय धर्म की उपाधि नहीं देता है। ठीक है, भारत। ठीक है, तो और सभी धर्मों को जो है, भारत में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। और सभी लोगों को ये आजादी दी जाती है कि वो अपने विवेक के अनुसार, अपने मान्यताओं के अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और उसका उसके अनुसार जीवन जी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो कथन दिए गए हैं इन कथनों में कौन सही है। तो ये कथन में जो है भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है, ये बात जो है ये सही है। भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा कि भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, तो यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही
है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो जैसे ऑप्शन नंबर सी देखिए, भारत एक कुलीन तंत्र है, तो यहाँ पर कुल के अनुसार तो चलता नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, तो यहाँ पर राजतंत्र जैसा कुछ तो है नहीं। भारतीय संविधान अध्यादेशात्मक है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन से कथन सही है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो भारतीय संविधान है इसके संबंध में कौन से कथन सही है। चलिए 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथन को देख लीजिए। यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, और तीसरा यहाँ पर कहा जा रहा है, तीसरा जो ऑप्शन है कि यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। तो यहाँ और उपयुक्त सभी कथन गलत है। चौथा यहाँ पर कहा गया है कि उपयुक्त सभी कथन गलत है। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो 4 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, चौथा कथन ये कह रहा है कि ऊपर के जो कथन है वो गलत है। तो यहाँ पर जो बी कथन है कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारा देश का संविधान है, भारत का जो संविधान है, वह कई देशों के संविधान से प्रभावित है। दूसरे देशों में जो बात सही थी उनको यहाँ के अनुसार, भारत के लोगों के अनुसार उसको बदला गया और उसे स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वह, यह संविधान जो है दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। हम दूसरे देश के संविधान से सीखते हैं और सीखे हैं और फिर उसके बाद अपना खुद का संविधान बना है। तो यहाँ पर जो है कि हम ये जो कथन है इसको ध्यान में रखिएगा कि जो भारतीय संविधान है वह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। कौन सा कथन सही है, आपसे पूछ रहा है फिर से कि कौन सा कथन सही है। चलिए चारों कथन को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर पहला कथन है कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। दूसरा है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तीसरा है कि भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। और चौथा जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि ऊपर के जितने भी कथन हैं वो सभी सही है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। ऊपर के जितने भी कथन हैं वो सही कहा जा रहा है भारतीय संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, कैसे? भारत का जो संविधान है भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। तो भारत में संसदीय पद्धति की सरकार है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो भारत में संसदीय प्रकार की जो सरकार है इसकी व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। दूसरा यहाँ पर है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तो आपको मालूम होगा कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन भी हमारा इस तरह से सही हो जाएगा, दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन यहाँ पर हमारा सही है, देख चुके हैं। और तीसरा देखिए, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। भारत में क्या है, कानूनी व्यवस्था से, यानी कि कानून का शासन है। तो ये भी है, विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो ये तीनों कथन आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ये तीनों कथन सही है। तो इसलिए हमारा पर यहाँ पर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। तो चारों कथन देखिए फिर से। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान निर्माता लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। जो भारतीय संविधान है वह संविधान निर्मित, सॉरी, यहाँ पर है कि भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ये कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा है कि भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी है। ये कथन भी सही है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पिछली वीडियो में प्रस्तावना के बारे में पढ़े थे तो प्रस्तावना में हम लोग इन शब्दों को पढ़े थे। और प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान की सार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, ये कथन भी सही है। तो एक
एक तरह से यहाँ पर जब तीनों कथन सही है तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑटोमेटिक हमारा जो हो जाएगा चौथा कथन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा फिर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चौथा है वो चौथा ऑप्शन आप फिर से देख लीजिए कि चौथा ऑप्शन क्या है। चौथा ऑप्शन जो कह रहा है कि संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ऐसा नहीं है, मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य शुरू से संविधान में नहीं थे, तो इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये चौथा जो कथन है आपका वो क्या हो जाता है, यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। और ये एक फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा कि संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, तो ऐसा नहीं है, मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 10 देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है और प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिर से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। ठीक है, चलिए कथन देखते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, प्रश्न संख्या हम लोग 10 देख रहे हैं। पहला कथन है कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आगे के कथन फिर देखते हैं। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो नागरिकता के ऊपर वीडियो थी, जो कि लुसेंट की वन लाइनर वीडियो थी, लुसेंट की वन लाइनर वीडियो में हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर हम इस बात की चर्चा करे थे कि जो भारत में नागरिकता है वह एकल नागरिकता है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख लीजिए। लुसेंट का वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव लुसेंट का जो वन लाइनर चल रहा है पॉलिटी का वीडियो सीरीज, उसको भी साथ साथ देखते चलिए ताकि आपको और ज्यादा ये चीजें समझ में होगी। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि जो भारतीय संविधान है, जो भारत है, वह एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। तो ये दूसरा कथन भी हमारा सही हो गया। तीसरा यहाँ पर पूछ रहा है, तीसरा कथन है कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। ये बात तो सभी को पता है कि जो भारतीय संविधान है उसमें वयस्क मताधिकार की बात की गई है, यानी कि एक जो वयस्क व्यक्ति होगा उसका मत देने का उसे अधिकार होगा। तो ये जब तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक जो चौथा कथन है कि उपयुक्त सभी कथन सही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं, पहला जैसे कथन दिया गया है कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ये बात भी सही है। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन सही है। और आपसे अनुरोध है कि आप लुसेंट का जो वन लाइनर वीडियो सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसको भी आप साथ साथ देखते चले। हम उसको इसीलिए साथ साथ चला रहे हैं ताकि आपका जो समझ है वो ज्यादा हो पॉलिटी को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है वह कैसा है। तो भारत का जो हमारा संविधान है वह कठोर कम लचीला अधिक है। तो यही बात हुआ कि थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है दूसरी तरफ से। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि भारत का संविधान कैसा है, कठोर कम लचीला अधिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। जो भारत का संविधान है उसका स्वरूप किस प्रकार का है। तो इसका जो भारत का संविधान है इसका स्वरूप कैसा है। संरचना में एक संघात्मक और भावना में एकात्मक है। संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। कैसे, तो इस पर थोड़ी सी आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे संविधान में बात की गई है कि केंद्र सरकार, केंद्र के लिए जो कार्य हैं उनका विभाजन किया गया है, उनकी शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, राज्य सरकार के जो कार्य होंगे, जो शक्तियां होंगी, उनका विभाजन किया गया है। ठीक है, तो ये तो जो विभाजन हो गया
ये एक तरह से संघ का काम किया, दोनों को साथ लेकर चला गया। लेकिन एकात्मक कैसे हो गया? जो राज्य पर नियंत्रण होगा, जो अगर इन दोनों के कार्य या शक्तियों में अगर क्या होगा, टकराव होगा, तो यहाँ पर केंद्र सरकार की नीतियों को माना जाएगा। तो यही जो हो गया भावना में क्या हो गया, यह एकात्मक हो गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे के प्रश्न में ये चीजें आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भारत के संविधान का स्वरूप है वह संरचना में कैसा है, हमारे भारतीय संविधान का संरचना कैसा है, वो संघात्मक संरचना है। लेकिन यह भावना में, ठीक है, भावना में कैसा है, यह भावना में एकात्मक है। ठीक है, भावना में क्या है, एकात्मक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों? यही आपसे पूछ दिया कि जो भारतीय संविधान है भावना में एकात्मक है, क्यों? आखिर क्या कारण है कि भावना में ये एकात्मक हो जाता है? तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए चारों कथनों को। ठीक है, पहला है कि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ठीक है, केवल संसद के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का आरंभ करने का ये अधिकार दिया गया है केवल संसद को। ठीक है, उसके बाद है कुछ स्थितियों में संसद जो को राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अब यहाँ पर संसद क्या कर रही है, राज्यों के लिए भी कानून बना दे रही है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो केंद्र, संसद करने का मतलब केंद्र, हम सीधा सीधा समझेंगे। तो यहाँ पर अब राज्यों को तो अलग से उनको पूरी तरह से छूट मिलनी चाहिए कानून बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको छूट नहीं है, लेकिन कुछ विषयों पर जो है वो सिर्फ केंद्र ही क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किस तरह से एकात्मक, एकात्मक का मतलब अगर अगर सिंपल समझना चाहें तो इसको कह सकते हैं केंद्रीय शासन। ठीक है, केंद्रीकरण की शासन, इस तरह से मतलब केंद्रीय शासन व्यवस्था। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का कारण, अखिल भारतीय सेवा यानी कि जो आईएएस आईपीएस बनते हैं वो तो सीधे केंद्र सरकार उनका चयन करता है। ठीक है, केंद्र सरकार उनका चयन करता है और चयन करने के बाद वो क्या करती है, राज्य सरकार के पास भेजती है। तो यहाँ पर एक तरह से नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार की हो जाती है। तो यही जो आपको यहाँ पर बताया गया है तीनों कथन, यही तीनों कथन सही है, उपयुक्त तीनों कथन सही है। और इसी वजह से जो भारतीय संविधान है वो भावना में कैसा है, भावना में एकात्मक है। तो भावना में एकात्मक होने का पहला बात कहा गया है कि केवल संसद को ही संवैधानिक संशोधन या प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। दूसरी बात कहा गया है कि कुछ स्थितियों में संसद जो है राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, और तीसरी बात कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा के कारण जो है भारतीय संविधान जो है वह भावनात्मक रूप से भावना में एकात्मक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में ये कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, यह वकीलों का क्या है, स्वर्ग है। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, तो भारतीय संविधान को कहा जाता है यह वकीलों का स्वर्ग है। चूंकि जो संविधान सभा के लोग थे, जो इस संविधान को, जो हमारे संविधान को निर्मित कर रहे थे, उसमें वकील तो थे ही, और साथ ही साथ उसमें जितने भी लोग थे उस समय के जो नेता थे वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान में जो भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, वो बहुत ही उच्च लेवल की, मतलब कह सकते हैं कठिन भाषा का, क्लिष्ट भाषा का उपयोग किया गया है इसको लिखने में। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में अ, कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। साथ ही साथ इसलिए भी कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो बहुत ज्यादा व्यापक संविधान है। ठीक है, व्यापक संविधान है और यह बहुत ही विस्तार से है। ठीक है, व्यापक है और विस्तार से है, इसलिए यहाँ पर जो है कई सारे नियम प्रावधान है और जो कि वकीलों के लिए मतलब एक तरह से स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा।
चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो पड़ा है प्रभाव वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा हुआ है। ठीक है, जो हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसका जो प्रभाव है वो भारतीय संविधान पर बहुत अधिक पड़ा हुआ है। तो अब आपसे ये होगा कि आप कभी जब ये वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आप भारत सरकार अधिनियम 1935 को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसके अनुसार यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, बाकी इन सब का भी प्रभाव पड़ा है लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है आपका सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? यह किससे निर्धारित होता है कि जो भारत का संविधान है वह परिसंघीय संविधान है? ठीक है, तो ये जो निर्धारित होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण है उसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि जो भारतीय संविधान है वह परिसंघीय संविधान है। ठीक है, तो वह परिसंघीय संविधान जो है निर्धारित होता है इस बात को लेकर के कि यहाँ पर जो भारतीय संविधान है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का वितरण किया गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि जिस शक्ति को लेकर के कभी भी टकराव होगा केंद्र और राज्य के बीच में तो वहां पर जो है केंद्र के कानूनों को मान्यता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का जो संविधान है वह परिसंघीय संविधान है? तो वह केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पर है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो भारत में प्रजातंत्र जो आधारित है वह जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जनता से जो है जनता से सरकार को चुनने और तथा बदलने का जो अधिकार प्राप्त है इसी वजह से भारत में प्रजातंत्र जो है वह आधारित है। इस मतलब तथ्य आपसे पूछ रहा है कि किस बात पर जो है भारत में प्रजातंत्र है। देखिए ये इसको थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर संविधान लिखित है तो लिखित संविधान होने का थोड़ी मतलब हो जाता है कि आप प्रजातंत्र है, आपका देश प्रजातंत्र है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास लिखित संविधान है लेकिन वो प्रजातंत्र नहीं है। ठीक है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए तो मौलिक अधिकार भी कहीं ये नहीं साबित करता है कि आपके पास प्रजातंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार जो है वो मतलब कि ये नहीं है, ये प्रमाण नहीं है प्रजातंत्र का। प्रजातंत्र का तभी प्रमाण होगा, प्रजातंत्र का एक ही प्रमाण है कि जो प्रजा के द्वारा यानी कि जो जनता के द्वारा जो है राजा को चुना जाएगा। जनता जो है अपने राजा को, अपने अध्यक्ष को क्या करेंगे, चुनेंगे, चुनाव के माध्यम से चुनेंगे और उनके पास चुनने की स्वतंत्रता हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और कहे कि हम ही को चुनो, नहीं, उसके पास 10 ऐसे लोग हों, 10 प्रत्याशी हों और 10 अलग अलग पार्टियां हों और जो जनता है वो अपनी इच्छा अनुसार, अपने पसंद के अनुसार किसी एक को चुने और मतलब अपना मत दे और चुनकर उसे अपना राजा बनाए। तो ये जो प्रक्रिया, ये प्रक्रिया जब होती है तभी हम कह सकते हैं कि हमारा देश क्या है, प्रजातंत्र है। तो यही बात यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यह तथ्य है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलिए प्रश्न संख्या 18 पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में जो है आपसे पूछ रहा है कि कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है कितने आर्टिकल है। तो यहाँ पर जो प्रश्न के अनुसार होगा 350 से अधिक आर्टिकल है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर आप बगल में देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको किए हैं कि भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं
पार्ट 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियों में विभाजित है। हमारा जो आज का संविधान है उसमें 448 अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है, 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। इसको 25 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 25 भागों में इसको बांटा गया है और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अनुसूचियों की संख्या अभी कितनी है? अनुसूचियों की संख्या अभी 12 है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम मूल संविधान की बात करें, यानी कि जब संविधान लिखा गया था उस समय मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? सिर्फ 395 अनुच्छेद थे। 22 भागों में इसको बांटा गया था, ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, 8 अनुसूचियां थी उस समय। तो ये चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी इस पर भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है, कि मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुसूचियां थी, ठीक है। तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो आपको तो मालूम ही होगा कि भारत में सॉरी यहाँ पर है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। किस प्रकार की शासन व्यवस्था? आपको मालूम है कि यहाँ पर भारत में जो है संसादात्मक प्रणाली अपनाया गया है और यह ब्रिटिश की तरह जो है ब्रिटिश की तरह संसादात्मक प्रणाली अपनाया गया है। ये कहीं ना कहीं हमारा जो प्रभाव है ब्रिटेन का उसके अनुसार ये है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो है भारतीय संविधान में जो है, ठीक है, भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? तो वो ब्रिटिश संसादात्मक प्रणाली का शासन व्यवस्था है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जब बात की जाती है तो सर्वोच्च कौन है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर कौन है, ठीक है, सबसे ऊंचा कौन है एक तरह से? तो यहाँ पर जो सबसे ऊंचा है वो संविधान है। संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। भारत में संविधान से बढ़कर राजनीतिक स्तर पर जब आप देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में जब देखेंगे तो संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ना वो सर्वोच्च न्यायालय है, ना संसद है, ना धर्म है। भारत में जब भी राजनीति की बात होगी तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो रखा जाएगा वह संविधान को रखा जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर कोई आरोप लगे या कुछ भी हो तो उसके बारे में पहले संविधान में देखा जाएगा कि संविधान में किस तरह की उस बात को कही गई है। तो यहाँ पर जो सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर किसको रखा गया है? संविधान को रखा गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न जो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? आखिर हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों हो गया, ठीक है, बृहद हो क्यों गया, इसके पीछे क्या कारण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बृहद होने का जो कारण है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। संघ का भी संविधान है और राज्य सरकारों का भी संविधान है और साथ ही साथ इसमें बड़े ही विस्तार से सभी चीजों का चर्चा किया गया है, ठीक है। हमारे संविधान में बड़े विस्तार से सभी बातों को चर्चा किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप यहाँ पर याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का बृहद होने का कारण है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 21 खत्म होता है, उसके बाद ऑप्शन डी हो जाएंगे सही। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, ठीक है। अभिभावक जैसे कि अगर आपका अभिभावक पूछा जाए तो आपका अभिभावक कौन होंगे? माता और पिता होंगे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक वही होते हैं जो क्या करते हैं, आपको आपका रक्षा करते हैं, ठीक है, आपका रक्षा करते हैं, आपके बारे में बताते हैं, लोगों को आपके बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन करता है? तो ऐसा जो करने वाला है संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के संदर्भ में, वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या होता है कि वह समय समय पर संविधान की चर्चा कर और संविधान में जो अनुच्छेद है, जो नियम है, उसका विस्तार से क्या करता है, चर्चा करता है, उसका संविधान का रक्षा करता है, ठीक है।
और साथ ही साथ उसका उपयोग भी करता है। अब चूंकि जो न्यायालय है वो संविधान के बेस पर ही चलता है, तो उपयोग भी करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अभिभावक कहा जाता है, भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है, वह सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एक तरह से संविधान की क्या करता है, रक्षा करता है और उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि भारत में, और एक बात और, जो सर्वोच्च न्यायालय जब किसी भी चीज पर फैसला देता है तो उस फैसला से जो है संविधान हमारा क्या होता है, मजबूत होता है। एक तरह से उसकी शाखाएं बढ़ती चली जाती है। तो मतलब वो संविधान हम ये कह सकते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय फैसला करती है तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसला से, न्यायालय की फैसला से क्या होता है कि भारतीय संविधान का पोषण होता है। ठीक है, जैसे बच्चे को खाना खिलाया जाता है उसी तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं, बस इस बात को लेकर के कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि भारत में वयस्क माताधिकार की उम्र सीमा क्या है। जो वयस्क माताधिकार की उम्र निर्धारित किया गया है वो भारत में कितने वर्ष का है। तो भारत में जो वयस्क माताधिकार का उम्र निर्धारित किया गया है वह 18 वर्ष का है। यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत में जब 18 वर्ष का हो जाता है तो उसको चुनाव करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसको वोट डालने का, उसको मत देने का अधिकार हो जाता है, और उस वह व्यक्ति अपने विश्वास, अपने अपने विचार, अपने विश्वास और अपना जो उसका ओपिनियन होगा उसके माध्यम से अपना नेता चुन सकता है। ठीक है, तो यही जो अधिकार है ये जो है वयस्क मताधिकार की वयस्क मताधिकार कहलाता है, और भारत में जो है इसको 18 वर्ष के उम्र में ये आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये है मत का अधिकार जो कि 18 वर्ष पर आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा संघीय व्यवस्था की बात की जा रही है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की आखिर एक विशेषता है। यहाँ पर है कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की जो सर्वोच्चता है यही भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। जो भारत का संविधान है वो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे तो पहला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा कि दोहरी नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता की बात नहीं कही गई है, भारत में एकल नागरिकता की बात की गई है। सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है केंद्र में संपूर्ण शक्ति। केंद्र में संपूर्ण शक्ति नहीं है, राज्यों के पास भी बहुत सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है और उनको कार्य करने के शक्तियां हैं। ठीक है, शक्तियों का एकीकरण, जब यहाँ पर हम बात कर ही लिए कि राज्यों के पास भी शक्तियां हैं तो फिर एकीकरण तो हुआ नहीं। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन आपको सामने गलत दिख ही रहे होंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो संविधान की सर्वोच्चता है वो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। संघीय शब्द की जगह संघीय शब्द के जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह जो है राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ जो है कहा गया है। संघीय जो हमारा संविधान है उसमें संघीय शब्द की जगह पर राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ मतलब कि सभी राज्य मिल करके, ठीक है, मिल करके क्या करते हैं, भारत का निर्माण करते हैं। ठीक है, भारत का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ याद रखना है कि राज्यों का संघ, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, सभी राज्य मिलकर के भारत का निर्माण करते हैं। चलिए आगे है कि यहाँ पर भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, कितनी सूचियां हैं, सूचियां कितनी है, लिस्ट कितने हैं। तो भारतीय संविधान में जो सूचियां हैं, ठीक है, वो कितने हैं, तो यहाँ पर 3 सूचियां की बात की गई है। भारतीय संविधान में सूचियां कितनी है, तो भारतीय संविधान में यहाँ पर 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां में कौन कौन सी सूची आती है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, एक होता है संघ सूची, ठीक है, संघ सूची। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दूसरा जो होता है राज्य सूची होता है। संघ सूची, राज्य सूची,
ठीक है। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तीसरा यहाँ पर होता है समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये तीन सूची होते हैं। अब इसमें क्या है, जो संघ सूची है, ठीक है, संघ सूची है, इसमें वो विषय शामिल है जिन पर केवल केंद्र सरकार क्या कर सकती है, केंद्र क्या करती है, अ, कानून बना सकती है। केंद्र सरकार क्या कर सकती है, केवल कानून बना सकती है। तो भारतीय संविधान में तीन सूचियां हैं, जिसमें संघ सूची में केवल केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है, और इसमें वो विषय शामिल है जैसे कि रक्षा हो गया, विदेश से रिलेटेड जो नीतियां हैं, और जो बैंकिंग हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी नीति कानून बनाना है, ये केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है, और जो कि संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब ही हो गया क्या, कि इसमें वो विषय शामिल है जिन पर राज्य सरकार जो है कानून बना सकते हैं। राज्य सरकार अपने अपने राज्य के अनुसार क्या कर सकती है, इस सूची में उपस्थित विषयों पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। जैसे कि राज्य सरकार अपनी पुलिस के लिए, ठीक है, अपनी पुलिस के लिए अपने कानून बना सकती है, किस तरह की हमारी पुलिस होगी, किस तरह की उसकी भर्तियां होंगी, इन ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में जो है अ, कानून बना सकती है। उसके बाद ये कृषि जो है एक महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, कृषि कृषि पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों के पास है, ठीक है। उसके बाद आता है समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में वैसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ये दोनों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। यदि केंद्र और राज्य के कानून में कोई टकराहट होगा, ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसा कानून बन गया जो कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर जो मान्यता दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, वो केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दिया जाएगा। तो यही बात हो गया, ठीक है। जैसे कि अब समवर्ती सूची में क्या रखा गया, समवर्ती सूची में शिक्षा रखा गया। शिक्षा पर जो है भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी बना सकती है कानून। उसके बाद समवर्ती सूची में विवाह, तलाक, ये सभी चीजें हैं। विवाह है, तलाक है, तो ये सभी चीजें जो है, विवाह, तलाक, वन जो है, यह भी समवर्ती सूची में रखा गया है। और श्रम कानून, ये सभी जो है ये समवर्ती सूची में रखे गए हैं, जिस पर केंद्र भी अपना नियम कानून बना सकता है, राज्य भी अपना नियम कानून बना सकता है। लेकिन जब भी नियमों में टकराव होगा, एक दूसरे से एक दूसरे के विपरीत होने लगेंगे, तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार के कानून होंगे उसको क्या दिया जाएगा, उसको मान्यता दिया जाएगा, उसको वरीयता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची नहीं, सूची पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान में तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है सिर्फ, जैसे कि रक्षा, विदेश नीति और बैंकिंग के बारे में, ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था के बारे में जो कानून है, इस पर सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है और ये संघ सूची के अंतर्गत रहती है। राज्य सूची के अंतर्गत वो विषय जिस पर राज्य जो है अपने अनुसार कानून बना सकती है, जैसे कि राज्य की पुलिस, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था और कृषि पर जो कानून बनाना है, यह राज्य की जिम्मेदारी है। समवर्ती सूची वह विषय होते हैं, वैसे विषयों को रखा गया समवर्ती सूची में जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि इन दोनों के कानून में कुछ टकराहट होगा, कुछ ऐसे मतलब दोनों के कानून में टकराहट हो जाएगा, तो जो केंद्र सरकार की कानून होगी उसको मान्यता दिया जाएगा, उसको वरीयता दिया जाएगा और उसी को माना जाएगा। तो समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है, विवाह रखा गया है, तलाक रखा गया, वन रखा गया, इस तरह की जो बातें हैं इसको रखा गया है। मतलब इस तरह के जो विषय हैं उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो भारत का जो संविधान है अपना जो प्राधिकार है वो किससे प्राप्त करता है। तो भारत का संविधान जो है जनता से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, सीधा जनता से, क्योंकि हमारा जो देश है वो प्रजातंत्रात्मक देश है, गणतंत्र देश है, हम ये भी कह सकते हैं गणतंत्र और प्रजातंत्रात्मक दोनों एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर जब हमारा देश जो है वह प्रजातंत्रात्मक है, तो क्या हो गया कि प्रजा
प्रजातंत्रात्मक है, और जो प्रजातंत्रात्मक देश की जो संविधान होगी उसको कहाँ से अधिकार मिलेगा, वो जनता से अधिकार लेगी। तो सीधा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि जनता के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर है कि भारत में वैध प्रभुत्व किसमें निहित है, वैध प्रभुत्व किसमें निहित है। तो जो है भारत में वैध प्रभुत्व जो है वह निहित है संविधान में। ठीक है, संविधान में जो है वैध प्रभुत्व निहित है संविधान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कि भारत में वैध प्रभुत्व किसमें निहित है, तो वह है संविधान में निहित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, जो हमारा संविधान है उसकी संरचना किस प्रकार की है। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही एकात्मक है कि कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर है कि संघीय है। तो हमारा जो संविधान है वो कैसा है, कुछ एकात्मक है कुछ कठोर है। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर है। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ये 4-5 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सही पूछा जा रहा है कौन से कथन सही है और सही उत्तर का चयन भी करना है। संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, संविधान क्या है, सर्वोच्च है। ये बात यहाँ पर कही गई है और ये हम भी जानते हैं संविधान क्या है, सर्वोच्च है। तो ये हमें कथन जो है सही लग रहा है। चलिए आगे के कथन देखते हैं। यहाँ पर है कि संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। तो हम लोगों ने अभी बात किया कि 3 सूचियां बनाई गई है, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समवर्ती सूची बनाई गई, जिसमें अलग अलग विषयों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो ये भी हमें सही लग रहा है, तो ये भी हम सही कर लेंगे। तीसरा है कि संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। तीसरा है। चौथा है, अब देखिए संविधान का जब भी हमें संशोधन करना होगा तो विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। कुछ प्रक्रिया दी गई है संविधान में ही, उसका हमें अनुसरण करना होगा। ये कथन भी हमें सही लग रहा है, तो ये भी हम सही कर लेते हैं। आगे है कि संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर खेला गया है प्रश्न शब्दों के साथ। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अवलंबन नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जब आपके अधिकार के मूल अधिकार की परिधि को निर्धारित करना होता है तो जो यहाँ पर हमारा न्यायालय है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे कोई भी न्यायालय हो, वो क्या करती है, उद्देशिका का उपयोग करती है। उद्देशिका को एक तरह से रेफरेंस के रूप में देखती है कि उद्देशिका क्या कहता है, यानी कि हमारी प्रस्तावना क्या कहती है, जब भी वह मूल अधिकारों की परिधि की बात करती है। तो यहाँ पर हमारा जो कथन होगा, अगर यहाँ पर नहीं के जगह ये नहीं नहीं होता तो ये भी हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा इस प्रश्न के अनुसार 1, 2 और 3 सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 5वां कथन है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो 5वां कथन है इसको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर 5वां कथन कह रहा है कि जब भी मूल अधिकार की परिधि की बात होगी, कि आपको मूल अधिकार में मान लीजिए आपको दिया गया है जीवन जीने की स्वतंत्रता। ठीक है, जीवन की स्वतंत्रता की बात अगर की जा रही है तो उसमें आपको कितना परिधि दिया जाएगा, मतलब कितना उसका विस्तार होगा। तो ये जो बात है, ठीक है, जब मूल अधिकारों की परिधि की बात होगी कि मूल अधिकार कितने बड़े होंगे, कितने उसका विस्तार किया जा सकता है, तो इसके लिए इस परिधि को निर्धारित करने के लिए जो हमारा न्यायालय है, ठीक है, वो क्या करती है, उद्देशिका का अनुसरण करती है। ठीक है, उद्देशिका का क्या करती है, अनुसरण करती है। उद्देशिका को देखती है कि आखिर उद्देशिका में इसके बारे में क्या कह रहा है, उद्देशिका का इसका भाव क्या है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर उद्देशिका
का लिया जाता है एक तरह से रेफरेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। सॉरी, लिखित पूछ रहा है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म लिया, यानी कि सबसे पहले कहाँ पर लिखित संविधान के बारे में सोचा गया, ठीक है, यह अवधारणा लिया गया, पैदा हुआ, तो वो फ्रांस में था, ठीक है। फ्रांस में सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा क्या हुई, जन्म ली, ठीक है। तो फ्रांस यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा दर्शन नहीं है, फिलॉसफी नहीं है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो दर्शन है वह साम्यवादी राज्य, इस ये यहाँ का दर्शन नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो साम्यवादी राज्य का दर्शन नहीं है, ठीक है। भारत में कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है, समाजवादी राज्य की बात की जाती है, राजनीतिक समानता की बात की जाती है, लेकिन साम्यवादी राज्य की बात भारत में नहीं की जाती है, भारतीय संविधान में नहीं की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 33 है कि कथन ए और कारण आर दिया गया है, ठीक है। एक कथन दिया गया, दूसरा कारण दिया गया है। कथन यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और इसके नीचे जो है कारण बताया जा रहा है कि अर्ध संघात्मक क्यों है। इसका कारण बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये सही है, तो हम लोगों ने अभी ही बात किया कि ये जो हमारा भारतीय संविधान है वो संघात्मक संरचना के रूप में संघात्मक है और भावना के रूप में एकात्मक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करती है, क्योंकि जो कि यहाँ पर जो ए है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि भारतीय संविधान जो है अर्ध रूप से संघात्मक है। तो हम यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों का सही है, तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 34। यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, वह कौन सी चीजें हैं जो भारत को, भारतीय संविधान को, ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था को एकात्मकता की ओर ले जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 6 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें चुनना है, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 34 देख रहे हैं। यहाँ पर है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। देखिए यहाँ पर हम फिर से आपको कहेंगे कि एकात्मक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको केंद्रीय समझिए, ठीक है, केंद्रीय। तो यहाँ पर कह रहा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, और हमसे पूछा किया जा रहा है कि इसमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक का तत्व यानी कि केंद्रीय का तत्व है। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा है राज्यपालों की नियुक्ति। अब देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राज्य के राज्यों में होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो होती है राज्यपाल जो होते हैं जिस राज्य में जाते हैं, ठीक है, वहाँ के राज्य के कानूनों में राज्य का कानूनों के वो एक तरह से विनियामक करते हैं, उसको देख रेख करते हैं और उस पर थोड़ा बहुत नियंत्रण भी वो करते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया, ये जो हो गया वह केंद्रीय व्यवस्था के रूप हो गया, ठीक है। दूसरा आगे देखिए, तीसरा यहाँ पर है, सॉरी तीसरा है कि राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। तो राज्यसभा में जो असमान प्रतिनिधित्व है यह भी एक तरह से केंद्रीय व्यवस्था को, एकात्मक तत्व को दर्शाता है। न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन जो है, न्यायिक पूर्वावलोकन जो है ये जो है ये क्या करती है, ये विकेंद्रीकरण को दर्शाता है, ठीक है, विकेंद्रीकरण को दर्शाता है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर है अखिल भारतीय सिविल सेवा। हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि आखिर एकात्मक क्यों है, भारत का जो भारतीय संरचना है, जो ढांचा है वह एकात्मक कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा है।
अखिल भारतीय सेवाओं का जो चयन होता है वो केंद्र सरकार करती है और उसके बाद वो राज्य सरकार के पास भेजती है, यानी कि आईएएस आईपीएस जो होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा चुने जाते हैं और फिर उनको राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। तो एक तरह से ये भी जो है वह केंद्र के नियंत्रण में है हो जाते हैं। फिर उसके बाद है द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर स्वतंत्रता मिल जाती है राज्यों को चर्चा करने के लिए। तो इस तरह से अभी का जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34, उसके अनुसार हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5 वाले। तो 2, 3, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों सही होगा ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमसे पूछ ये रहा है कि हमारे जो अ, भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व कौन कौन है। तो एकात्मक तत्वों में है राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और तीसरी बात जो है अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसके बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी देख लीजिए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 यहाँ पर है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। मूलभूत लक्षण क्या है? भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था है उनके मूलभूत लक्षण क्या है? ठीक है, मूलभूत लक्षण क्या है? देखिए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। लोकतांत्रिक गणतंत्र है तो बिल्कुल सही है। हमारा जो देश है, जो भारत है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या है? यह एक भारत का राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा यहाँ पर देखिए कथन कर रहा है कि इसमें संसाधात्मक रूप की सरकार है। तो भारत की जो सरकार की व्यवस्था है वो संसाधात्मक ही है। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तीसरा कथन देखिए, तीसरा कथन जो आपको यहाँ पर है, और तीसरा कथन कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये बात भी सही है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारत की जनता में निहित है। और चौथा कह रहा है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो भारत जो है एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करता है। इसमें कुछ तत्व जो है एकात्मक व्यवस्था को दर्शाते हैं, लेकिन पूरी तरह से एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करता है भारत की राजनीतिक व्यवस्था। तो यहाँ पर जो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण है वो यह इस तरह से है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा है कि इसमें संघात्मक रूप की सरकार है। तीसरा है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 35 के बाद 36 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? यानी कि भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में साझी का मतलब एक जैसा है। ठीक है, देखिए, एकल नागरिकता, तो भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ए और बी। क्योंकि यहाँ पर पूछ आपसे ये रहा है कि भारत संघ, भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में कौन सी ऐसी विशेषता है जो दोनों में साझी है, दोनों में एक जैसा है। तो ये दोनों तो अलग अलग हो गए। भारत जो है एकल नागरिकता की बात करता है, अमेरिका जो है दोहरी नागरिकता की बात कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों गलत हो जाएंगे कथन। तीसरा है संविधान में 3 सूचियां हैं, केवल ये भारत में 3 सूचियां हैं, अमेरिका में ये नहीं है। तीसरा है यहाँ पर कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ये जो कथन है चौथा ऑप्शन नंबर डी, कि संविधान की व्याख्या जो है वो कौन करेगा? वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यह भारतीय संघ में भी है और जो है अमेरिकी संघ में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो कि आपका प्रश्न पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, तो वो साझी है भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, दोनों जगह जो संविधान की व्याख्या करना है वो उच्चतम न्यायालय की जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो आपको अब तक याद हो गया होगा कि सर्वोच्च स्थान जो है हमारे संविधान का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 देख रहे हैं। तो सर्वोच्च स्थान किसका है? हमारे संविधान का है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो भारतीय संविधान, जो हमारा संविधान है उसका सर्वोच्च स्थान माना गया है। ठीक है, वो जो हमारा संविधान है वो कानून न्यायालय से भी ऊंचा है। ठीक है, संसद से भी ऊंचा है, चलिए धर्म से भी ऊंचा है।
एक तरह से। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? जो भारतीय संविधान है उसका आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम किस प्रकार भारतीय संविधान का वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का हम वर्णन करेंगे कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। जो भारत का संविधान है वो विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। हमारा संविधान बड़ा है और बहुत ही व्याख्या किया गया है, बहुत ही विस्तृत रूप से इसको लिखा गया है। तो ये हमारे संविधान का एक वर्णन हो सकता है। ठीक है। और बाकी के अगर ऑप्शन देखिएगा काटिएगा तो आप आकार में माध्यम है, ये तो सबको पता है कि जो भारत का संविधान है वो बेहद है, बड़ा है। यहाँ पर है कि बहुत छोटा एवं सुसंगठित है, नहीं छोटा तो है ही नहीं, बहुत बड़ा हमारा संविधान। यह लिखित संविधान नहीं है, भारत का संविधान तो लिखा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन को भी काट काट करके आप सही आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा था कि भारत जो है एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये जो कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन जो है कहा गया था केसी वियर के द्वारा। केसी वियर के द्वारा जो है कहा गया कि भारत जो है कैसा है, एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ठीक है, अर्ध संघात्मक राज्य किसके द्वारा कहा गया भारत को? तो केसी वियर के द्वारा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 40 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? फिर से यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष वाली बात आ गई। तो अब तक तो आप धर्मनिरपेक्ष वाले प्रश्न को देखते ही जवाब दे देंगे। तो लेकिन फिर से यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है उसको फिर से हमें समझना पड़ेगा, ताकि ये चीजें जब एग्जाम में पूछे तो आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? लक्षण नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है। ठीक है, ये धर्मतंत्र को क्या करता है? अस्वीकार करता है। तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है, वह धर्मतंत्र को अस्वीकार करेगा। तो यहाँ पर सीधे हम लोग चलते हैं। ये है कि एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक है कि वह लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा कि कोई ना कोई क्या हो जाएगा, धर्म को जो है राष्ट्रीय धर्म की मान्यता मिल ही जाएगी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि लक्षण नहीं यहाँ पर पूछा जा रहा है, सॉरी यहाँ पर लक्षण नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये लक्षण नहीं हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक है कि लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये कोई जरूरी तो नहीं है। ठीक है, इसको आवश्यक ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित नियमों का एक समूह है। लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको संविधान कहते हैं। ठीक है, संविधान कहते हैं। संविधान क्या है? लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। यहाँ पर है कि भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो खाली स्थान में आपको भरना है कि जो भारत का संविधान है वह संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली चुकी है, हम लोगों ने बात किया है कि भारत का जो सरकार है वो कैसी है? संसदीय प्रणाली का सरकार है। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या भराएगा? संसदीय भराएगा। तो इस तरह से हम भरेंगे कि भारत का जो संविधान भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है संविधान की विशेषता। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर आज समाप्त करेंगे, हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ये हमारा लुसेंट जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पॉलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं। आज का वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो आप पीछे की अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए।
और आप चाहें तो हमारे चैनल पर और भी वीडियो अपलोड है, जिसमें लुसेंट का वन लाइनर वीडियो जो है वो भी अपलोड है। कई सारे वीडियोस अपलोड है, आप किसी को भी देखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 5वें चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो